और कच्चे उपयोग में 10 से 12%, यानी बाद बाकी 80% हमारे फल बेकार चले जाते थे, सड़ जाते थे या अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल पाता। जैसे हमारे हम देखते थे जब चैत का महीना तो जो हम पदार्थ बना रहे हैं उसमें निश्चित मात्रा में उसका परिरक्षक होना चाहिए। परिरक्षक माने जो उसको सड़ने से बचाए। नहीं, नमक मुख्य परिरक्षक होता है। नमक, हर अचार में नमक की एक निश्चित मात्रा डाली जाएगी। यदि आप नमक निश्चित मात्रा में नहीं डालेंगे तो आपका जो अचार है वो बेकार हो जाएगा। अब इसकी निश्चित मात्रा में जो खट्टे फल नहीं होते हैं उनमें 10% के लगभग नमक डाला जाता है। कोई भी अचार बनाना है, यदि वो फल खट्टे नहीं हैं तो उसमें आपको कितना नमक डालना है? 10% अप्रॉक्सीमेटली। और जो कम खट्टे हैं उनमें 12 से 15% तक उनके खट्टापन के आधार पर। तो सबसे अधिक खट्टापन किसमें होता है? नींबू। नींबू में ये मात्रा 15 से 20% तक नमक की चली जाती है। जिसमें नमक कम डाला जाता है उसमें परिरक्षक के रूप में हम तेल का प्रयोग करते हैं। दूसरा कौन सा होता है? तेल। क्योंकि जब तेल की लेयर उसके ऊपर होती है तो जो उसको बैक्टीरिया सड़ाते हैं वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तेल हुआ, नमक हुआ, तीसरा है सिरका या एसिटिक एसिड। सिरका या एसिटिक एसिड। इसके अलावा कवक या फफूंदी को नाश करने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं और इसकी मात्रा लगभग 1 किलो में 0.5 ग्राम के आसपास होती है। 750 मिलीग्राम ये इसकी स्टैंडर्ड माप। यदि इससे हम ज़्यादा डाल देंगे तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। बाजार में जो अचार मिलते हैं यद्यपि उनमें ये सोडियम बेंजोएट बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उसकी कभी कभी स्मेल भी आ जाती है। तो अब देखिए, कोई भी अचार हमें 1 किलो बनाना, उदाहरण के लिए हम कोई भी अचार बनाना चाहते हैं तो उसमें कुछ मसाले डाले जाते हैं। सौंफ, जीरा, हल्दी, मेथी, जावित्री, जायफल, बड़ी इलायची, हल्दी और मिर्च स्वाद के अनुसार ये पदार्थ डाले जाते हैं। इनका एक निश्चित रेशियो होता है, एक निश्चित अनुपात होगा। उसी अनुपात के हिसाब से जब हम पदार्थ को डालेंगे तो हमारा अचार जो है गुणवत्ता युक्त बनेगा। जैसे हमें सौंफ डालनी है, 1 किलो में लगभग 15 से 20 ग्राम होगी। जीरा 15 ग्राम होगा। नमक आपको पहले ही बता दिया 10% होगा। हल्दी प्रति किलो 15 ग्राम होगी। इलायची जो बड़ी है वो 5 ग्राम डालेंगे। यदि कोई चीज़ कॉस्टली हो जाती है तो उसकी हम मात्रा थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। ये खुशबू के लिए डाली जाती है और खुशबू के कारण भी हमारे अचार का परिरक्षण होता है। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो खुशबू से एलर्जी करते हैं। जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादातर वो गंदगी से पनपते हैं। तो इलायची का मेन कारण ये है कि उसमें खुशबू पैदा होगी, जिससे स्वाद भी अच्छा होगा। जायफल वो जावित्री भी डाली जाती है। इसको लगभग 1 से 1.5 ग्राम डालते हैं 1 किलो। इन सब पदार्थों को सबसे पहले जिसका मैं अचार बना उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। टुकड़े काटने के बाद उसको एक बकेट में डालेंगे। सबसे पहले उसके ऊपर हम नमक डालेंगे कुछ प्रतिशत। उदाहरण के लिए हमने जो कच्चे अचार बनाए जाते हैं उन्हीं में कुछ अचार ऐसे होते हैं जो उबाल करके बनाए जाते हैं, उसमें उबालने के वक्त नमक डाला जाता है। जैसे अभी हम करेले के अचार के बारे में आपको बताएंगे। तो आपने उसमें नमक मिला के कुछ देर के लिए रख देंगे तो उसका, जैसे आम का अचार इस समय सीजन आ रहा है तो लगभग जितना आम है उसका 3 से 4% नमक और हल्दी मिला करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसमें जितना अतिरिक्त पानी होगा अचार का वो बाहर निकल जाएगा 4 से 6 घंटे के बाद। इसके बाद उसका आप अचार डालेंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा और ड्यूरेबिलिटी होगी। दूसरा अचार जो आपका पानी नहीं छोड़ेगा। बहुत से लोग अचार रखते तो पता चलता है वो पानी छोड़ेगा। उसके लिए नमक और हल्दी को हम पहले मिला करके रख देंगे। इसके पश्चात उसको हम हटा देंगे और
जो हमारा प्रकेल्स है उसको हम एक बकेट में डालेंगे। वो बकेट में डालने के बाद जो भी मसाले हैं पिसे हुए वो सब डाल करके और उसको मिक्स करेंगे। प्रारंभ में तेल की मात्रा कम डालेंगे। जब 2-3 क्यों डालेंगे इसका कारण भी है। मेन परिरक्षक कौन सा है बताइए आप लोग? नमक। यदि हम पहले से ही पूरा तेल डाल देंगे तो नमक जो है उस पदार्थ के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और कोई भी अचार कितने अच्छा आप किसी को भी बनाएं, जब तक उसको चलाएंगे नहीं, क्योंकि नमक भारी होता है और तली में बैठ जाता है। तो तली में ना बैठे इसके लिए उसको 3-4 दिन तक चलाएंगे। चलाने के बाद जब हम मान लेंगे कि वो तैयार हो गया तो फिर उसमें तेल को गर्म करके डाल देंगे और हमारा अचार तैयार हो गया। इसके बाद भी कुछ दिन तक यानी लगभग 10-15 दिन में एक बार अचार को यदि हम बाज़ार से भी लाएँ तो उसको हिला डुला लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो ऊपर खुला हुआ है, गैस तो हम अचार के ऊपर भरते नहीं हैं, तो जो गैस भर गई है, जो वातावरण का उसमें नमी आ गई है, वो जाकर के उसके अंदर फंगस पैदा करने का प्रयास करेगा। और यदि आप उसको हिला डुला देंगी तो नमक और पानी और तेल का जो चिकनापन होगा उसकी फंगस को दूर कर देगा। इस तरह से आप अचार बनाएं और अचार बना करके अपना बाज़ार में बेच सकते हैं। जैसे अभी आम 30 रुपये किलो है लगभग, और आम का अचार 100 रुपये किलो के लगभग, और नोरिस वगैरह का तो 150 रुपये 200 रुपये किलो है। अब उनका 150-200 रुपये किलो क्यों आ रहा और आपका क्यों 50? जितने भी अच्छे महंगे अचार जो भी कंपनियां बना रही हैं वो कांच में बना रही हैं, और जो सस्ते अचार आते हैं वो क्या में आ रहे हैं? प्लास्टिक में आ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? कांच में क्यों आता है और प्लास्टिक में क्यों नहीं? कोई बताएगा कि प्लास्टिक में क्या नुकसान है और कांच में क्या नुकसान नहीं है? तो प्लास्टिक का जो कलर है और नैनो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक, नैनो पार्टिकल ऑफ प्लास्टिक जो होते हैं वो उसके साथ सॉल्युबल हो जाते हैं और वो आपके शरीर में धीरे धीरे चले जाएंगे, जिससे आपकी नसों को ब्लॉक करेंगे, आपको बहुत सारी बीमारियां पैदा करेंगे। हमारे गवर्नमेंट ने इसलिए तो बंद किया हुआ काहे का? प्लास्टिक का गिलास चाय जो पीते थे, इसकी मानिए आप बिल्कुल अपने अंदर प्लास्टिक ले रहे हैं। तो प्लास्टिक के जार में जो अचार आता है, ये तो गवर्नमेंट ने हाई क्वालिटी की प्लास्टिक को मान्यता दी है, लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं वो सस्ता वाला प्लास्टिक लेकर के उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि हमें प्लास्टिक से होने वाले खतरे का दंश झेलना पड़ता है। क्या बताया हमने? नैनो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक, ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए जब भी जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने अचार को कांच के बर्तन में इसके लिए देती हैं। तो ये अचार का हुआ। अब देखिएगा हम यूनिट लगाएं कैसे। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम चल रही है, महात्मा गांधी फल संरक्षण ग्राम स्वरोजगार योजना। कौन सी? महात्मा गांधी फल संरक्षण ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें प्रारंभ में 3 दिन का प्रशिक्षण होता है और जो प्रशिक्षण को पास कर लेते हैं उनको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो ये 1 महीने की ट्रेनिंग में पास हो जाएंगे वो लोग अपनी कोई भी यूनिट, आटा चक्की, मसाला चक्की, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, जैम बनाना, जेली बनाने, किसी की भी इकाई लगाते हैं, और जितनी मशीनरी लगाएंगे वो उसका बिल सबमिट करने पर 50% सब्सिडी डायरेक्ट उनके खाते में आ जाती है। इसमें किसी भी बैंक से फाइनेंस होने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट। और ये फल संरक्षण, जिस तरह से ये ट्रेनिंग सेंटर है, ऐसे ही उरई में फल संरक्षण केंद्र है और वहाँ से ये स्कीम चलाई जाती है। इसकी योग्यता है 18 वर्ष से ऊपर हो और 55 वर्ष के नीचे हो, कम से कम हाई स्कूल पास हो और बेरोजगार। यदि वो ये ट्रेनिंग कर लेता है तो इस तरह की इसको सहूलियत मिल सकती है। हमारे ज़िले में पिछले वर्ष 30 लोगों को ये यूनिट मिली है। इसके अलावा उद्यान विभाग, उसी का सहयोगी विभाग है, वो 2 लाख रुपए तक की इकाई पर 1 लाख रुपए का सीधा अनुदान देता है। उसमें हाई स्कूल पास होने की बाध्यता नहीं है, उसमें फल संरक्षण के द्वारा 15 दिन का एक डिप्लोमा किया हुआ हो, जो वो डिप्लोमा 15 दिन का कर लेंगे, और कम से कम आपके पास 1 एकड़ जमीन हो, तभी आपको ये इकाई मिलेगी। और उसमें भी डायरेक्ट आपको बिना बैंक फाइनेंस के 1 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। तो ये तो हुआ प्रोसेसिंग के बारे में। अब यदि आपको जैसे उदाहरण के लिए आंवला आ रहा है, आंवले को अमृत कहते हैं, बाद निकाल करके उसको गुदाई करिए, छेद करिए उसमें,
स्टील के कांटों से। जितनी ज़्यादा अच्छी गुदाई करेंगे मुरब्बा उतना अच्छा बनेगा। और गोदने के बाद उसको फिटकरी के पानी में डालना है 2% फिटकरी। कितनी? 2%। यदि 5 किलो आंवला है तो उसके लिए 2% के हिसाब से फिटकरी लेकर के पानी में घोलेंगे, उसमें आंवला डालेंगे, जिससे कि उसका वक्तापन खत्म हो जाएगा। फिर आंवले को कम से कम 6 से 8 घंटे 10 घंटे, यदि 24 घंटे भी पड़ा रहेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद उसको साफ पानी से धोइए और धोने के बाद आंवले को उबालिए। उबालने के बाद आंवले में चाशनी में सीधे नहीं डालना है, उस गर्म आंवले के ऊपर आप शक्कर डाल दीजिएगा। जैसे आप शक्कर डालेंगे तो आंवला गर्म होने के कारण प्रत्येक फल में एक प्रभाव होता है, इसे कहते हैं रसाकर्षण। रसाकर्षण क्या होता है? ये अपने तरफ खींचना। पानी बाहर आएगा और शक्कर भीतर जाएगी। पानी बाहर आएगा आंवले का और शक्कर उसके भीतर चली जाएगी। इस तरह से पूरी शक्कर घुल जाएगी। घुलने के बाद दूसरे दिन आंवले को हटाइए और एक तार की चाशनी बनाइए। जब एक तार की चाशनी बन जाए तो उसमें वो आंवला जो आपने निकाला था उसी में डाल दीजिए। 2 दिन के बाद वो चाशनी फिर पतली हो जाएगी। फिर आंवला हटाएंगे, फिर उसको आपको उबालना और एक तार की चाशनी बनानी है। फिर आंवला डाल दीजिएगा। ये प्रक्रिया कम से कम 5 से 7 बार करनी है, तब आपका आंवला 2 साल तक सुरक्षित रहेगा। इसमें किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं होती है। चाशनी में केवल 5 ग्राम प्रति किलो साइट्रिक एसिड डालते हैं। यदि साइट्रिक एसिड की उपलब्धता ना हो उसके जगह पर हम नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। क्या का प्रयोग कर सकते हैं? बड़ा एक नींबू डालिए 1 प्रति 1 किलो पर, जिससे कि उसमें साइट्रिक एसिड डालने का मेन कारण ये होता है, किसी भी शुगर के प्रोडक्ट में यदि साइट्रिक एसिड डल जाएगा तो शुगर का कंडवन नहीं होगा, यानी उसका दाना नहीं बनेगा। यदि दाना बन जाएगा तो पानी अलग हो जाएगा, तो दाना अलग हो जाएगा शक्कर का, फिर वो खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें साइट्रिक एसिड डाला जाए। प्रति किलो 5 ग्राम डाल देते हैं, जिससे कि वो चाशनी कभी भी जमती नहीं, लिक्विड ही बनी रहती है। इस तरह से आप अपने फल संरक्षण का छोटा सा उद्योग लगा सकते हैं। और इसमें हमने आपको बता दिया, महात्मा गांधी से यदि कोई लोग लाभ लेना चाहें तो इस समय फल संरक्षण में जाकर के अपना आवेदन पत्र भर के जमा कर दें। और जब भी ट्रेनिंग होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। पहले 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, बाद में 1 माह की ट्रेनिंग होगी। जो 1 माह की ट्रेनिंग में पास हो जाएंगे उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो? सर अचार जो रखते हैं आपने बताया प्लास्टिक और बर्तन, क्या हम चीनी का भी बर्तन ले सकते हैं? हाँ, चीनी मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ खरीदार जब लेगा जब उसके आर पार दिखाई दे रहा हो। घर में भी यूज कर सकते हैं? घर में तो आप मिट्टी के बर्तन में यूज कर सकते हैं।